नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि, भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र के किसी समय की निश्चित अवधि के दौरान निवास करने वाले लोगों में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन होना ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि निकाली जा सकती है। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में रहने वाले हैं, भारत की बात करते हैं तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो 102.70 करोड़ थी। 102.70 करोड़ जनसंख्या थी। और 2001 के बाद 10 वर्षों के बाद में जो जनसंख्या को अगर देखते हैं तो 2001 के बाद में 2011 की जो जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या देखते हैं तो 121.01 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इस प्रकार से 2001 से 2011 की जनगणना को देखते हैं तो इन अवधि में जो जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जनसंख्या की वृद्धि को कैसे निकालते हैं? वृद्धि को निकालने के लिए इन दोनों की जनसंख्याओं को आपस में घटा देंगे। जैसे 2011 की जो जनगणना है 121.01 माइनस 102.70 इन दोनों को अगर आपस में घटाते हैं तो लगभग 18.31 वृद्धि हो जाती है। 18.31 करोड़ लोगों की वृद्धि हो जाती है। तो अर्थात हम कहते हैं कि 2001 और 2011 इन 10 वर्षों की अवधि में 18.31 करोड़ जनसंख्या में परिवर्तन होता है
जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं वृद्धि दर। तो अगर इसकी वृद्धि दर निकालनी है कि जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हुई, तो जनसंख्या की वृद्धि दर निकालने के लिए जितनी जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है यानी 18.31 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि बटा 2001 की जनसंख्या है, उसको हम यहाँ लिखेंगे 102.70 करोड़ इंटू 100। इनको अगर हल करते हैं तो इनको हल करने के बाद हम देखते हैं तो लगभग 17.82% जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। 17.82% जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। 17.82 ये जनसंख्या वृद्धि दर मानी जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत की जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो और आगे भी देख सकते हो। इसको हम आगे अध्ययन करते हैं इसका। तो जनसंख्या वृद्धि का आगे अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भारत के अंदर जनसंख्या की जो जनगणना के बारे में अध्ययन करते हैं तो भारत में 1871 से पहले भारत के पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं थे। जनसंख्या के कोई निश्चित आंकड़े नहीं थे। 1871 से पहले भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई भारत में प्रथम जनगणना हुई, प्रथम जनगणना वो अंग्रेजों के काल में हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। 1872 में हुई। अर्थात 1872 से पूर्व, 1871 से भी पूर्व उसमें भारत के पास में कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे। लेकिन 1872 में भारत, अंग्रेजों के समय में भारत की जनगणना हुई और व्यवस्थित रूप से, अगर जनगणना को कहते हैं व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में हुई। ये दोनों ही अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। 1872 में संपूर्ण भारत में नहीं हुई, लेकिन 1881 के अंदर लगभग संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना मानी जाती है। इस प्रकार से अगर हम भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो एक नाम आता है मोरलैंड। क्या नाम आता है? मोरालैंड। एक नाम आता है मोरालैंड। इस मोरालैंड के अनुसार अगर हम जनसंख्या 17वीं शताब्दी की जनसंख्या देखते हैं, 17वीं शताब्दी की भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में भारत के पास जो जनसंख्या थी वो 10 करोड़ जनसंख्या थी। 10 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 10 करोड़। मोरालैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी की भारत के पास जो जनसंख्या थी वो 10 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं और 1850 के अंतर देखते हैं तो 1850 में भारत की जनसंख्या बढ़कर के 1850 में भारत की जनसंख्या बढ़कर के 10 करोड़ से बढ़कर के 15 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। भारत की जनसंख्या 15 करोड़ हो जाती है। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है और 1850 के बाद में अगर हम 1874-75 में देखते हैं, 1874-75 में तो भारत की जो संसदीय प्रवृत्ति है, यानी संसद के अंदर एक परिपत्र होता है, उस संसदीय परिपत्र के अंदर जनगणना का उल्लेख किया गया और उसमें 23.8 करोड़ जनसंख्या का उल्लेख किया गया। 23.8 करोड़ जनसंख्या का उल्लेख किया गया कि 1874-75 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, ऐसी माना जाता है। ये किसमें उल्लेख है? भारतीय संसद के परिपत्र में भी ये उल्लेख किया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ने पे हमें मालूम होता है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत अविभाजित था, उस समय जो जनसंख्या थी, अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हो गई। अविभाजित भारत की जनसंख्या, अविभाजित भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 25 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या में धीरे धीरे ऐसे वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी में 10 करोड़ थी, 10 करोड़ से बढ़कर 1850 में 15 करोड़ हो गई और 1874-75 में 23.8 करोड़ हो गई और अविभाजित भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ मानी जाती है। अब आपके 12वीं की मानव भूगोल की पुस्तक के अंतर्गत भारत की जनसंख्या वृद्धि के अध्याय 13 में जो जनसंख्या वृद्धि की जो एक सारणी दी हुई है, वो सारणी 1901 से लगा के 1901 से 2011 तक उल्लेखित की गई है। तो इन वर्षों के अंतर्गत इन पूरी सारणी में जो निष्कर्ष देखा जाता है, तो निष्कर्ष के रूप में मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि निष्कर्ष के रूप में इसमें जनसंख्या में जो वृद्धि है, जनसंख्या 1901 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि के बारे में निष्कर्ष बताना चाहता हूँ। जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें दो सन आपको याद रखने हैं। एक सन है 1921 का सन। कौन सा है? 1921 का सन माना जाता है। तो 1921 के सन को क्यों याद करते हैं? 1921 के सन को जनांकीय का विभाजित जनसंख्या विभाजन का प्रथम काल भी माना जाता है। इसका क्या कारण है? 1921 से पहले जो जनसंख्या थी वो धीमी गति से वृद्धि हो रही थी, लेकिन 1921 में आते ही जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हो गई। 1921 में भारत की जनसंख्या कैसी हो गई? ऋणात्मक वृद्धि दर। इसमें कैसे हो गई? ऋणात्मक वृद्धि दर। ये प्रश्न कई बार छोटे छोटे या बड़े कंपटीशन में भी आते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा सन है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर रही। तो 1921 एक ऐसा सन है जो भारत की जनसंख्या का विभाजक सन माना जाता है। उसमें 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। इसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी, इससे पहले 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, लेकिन 1921 आते ही भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। वो भी ऋणात्मक वृद्धि कितनी हुई? -0.31% जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। -0.31% जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि मानी जाती है। इसलिए इसको जनसंख्या का विभाजन वर्ष भी माना जाता है। इसी सारणी के अंदर एक और सन आता है 1971। दूसरा सन क्या आता है? 1971। इस सन में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, आगे हम पढ़ेंगे 1961 से 1971 के बीच में भारत में सर्वाधिक वृद्धि हुई, अर्थात 1971 में भारत में सर्वाधिक वृद्धि मानी जाती है। तो 1901 से 1911 में आपकी जो सारणी दी हुई है उसमें ये दो निष्कर्ष हैं जो छोटे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये प्रश्न कंपटीशन के लिए भी आते हैं। इसी प्रकार ये हमारी जो भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक सामान्य स्थिति थी, इसको हम भारत की जनसंख्या वृद्धि को काल के अनुसार बांटते हैं। अलग अलग काल के अनुसार इस जनसंख्या वृद्धि को बांटते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई, लेकिन व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में हुई और मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी और ये 10 करोड़ से बढ़कर 1850 में 15 करोड़ हो गई और 1874-75 में जो भारतीय संसद के परिपत्र में भी 23.8 करोड़ जनसंख्या उल्लेखित की गई है और अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ मानी जाती है, जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और 1901 से 11 की जो
सारणी है उसका निष्कर्ष रूप से देखते हैं तो 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही जो 0.31% है और 1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मानी जाती है। इस पूरे काल के अंतर्गत ये माना गया है। इस प्रकार भारतीय जनसंख्या वृद्धि को अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो भारतीय जनसंख्या वृद्धि को 4 कालों में प्रमुख रूप से बांटा गया है कि कौन से काल में किस प्रकार की भारतीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या के काल को मंद जनसंख्या वृद्धि काल माना गया है। क्या माना है? मंद जनसंख्या वृद्धि काल। मंद जनसंख्या वृद्धि काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में भारत की जनसंख्या है वो बहुत धीमी गति से इस काल में जनसंख्या की वृद्धि हुई। ये जनसंख्या वृद्धि काल कौन सा है? ये जनसंख्या वृद्धि काल 1901 से लगा के 1901 से 1921 के काल को मंद जनसंख्या वृद्धि काल के रूप में जाना जाता है। इसको मंद जनसंख्या वृद्धि काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारत की जनसंख्या बहुत धीमी गति से इसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इस काल के अंदर 1901 से लगा के 1921 के काल में अगर जनसंख्या की वृद्धि को देखा जाए इस काल में, तो इस काल में जो जनसंख्या वृद्धि रही है, इस काल में जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो रही है 0.27% जनसंख्या वृद्धि रही है। 0.27% जनसंख्या वृद्धि रही, यानी बहुत कम जनसंख्या वृद्धि रही है। हमने इससे पहले आगे पढ़ा है कि जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे होती रही। इस काल के अंतर्गत जो जनसंख्या की वृद्धि 23.84 करोड़ से बढ़कर के, इससे पहले हमने पढ़ा था कि 23.84 करोड़ जनसंख्या लगभग थी। तो इस काल में जनसंख्या, इससे पहले जनसंख्या लगभग 23.84 करोड़ से जनसंख्या बढ़कर 23.84 करोड़ से बढ़कर के लगभग 25.13 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। 25.13 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। 25.13 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इस प्रकार इसमें एक जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि दर भी, वृद्धि क्षण भी आता है, जिसमें नकारात्मक वृद्धि दर रही। तो 1911 से लगा के 1911 से 1921 के मध्य, इन 10 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि रही। नकारात्मक वृद्धि दर, नकारात्मक वृद्धि दर वृद्धि रही। नकारात्मक वृद्धि कैसे रही? अगर हम 1911 में देखते हैं तो इसमें जैसे जन्म दर के बारे में बताते हैं। जन्म दर 1911 के अंदर जो जन्म दर थी वो 49 प्रति 1000 जन्म दर थी, यानी 1000 शिशुओं पर 49 शिशु ही जीवित रहते थे, ये जन्म दर थी। और 1911 में ये जन्म दर घट करके 49 से घट करके 48 हो जाती है। ये जन्म दर घट करके 49 से 48 हो जाती है, यानी 1000 अगर शिशु जन्म लेंगे तो 48 शिशु ही जीवित रहेंगे। इस प्रकार से 1000 शिशु पे ये जन्म दर 49 से घटकर 48 हो जाती है। उसी प्रकार ये मृत्यु दर को अगर हम देखते हैं, इन्हीं सनों में मृत्यु दर मृत्यु दर देखते हैं तो प्रति 1000 मृत्यु दर 43 प्रति 1000 मृत्यु दर से बढ़कर के 47 प्रति 1000 मृत्यु दर हो जाती है। अर्थात जन्म दर कम हो गई, मृत्यु दर अधिक हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। इस प्रकार
कह सकते हैं कि इसमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई, इसलिए इसको मंद जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। अब इसका एक प्रश्न उठता है, इस समय ये जनसंख्या वृद्धि कम क्यों हुई, ये जन्म दर कम, मृत्यु दर अधिक क्यों हो गई, इसका क्या कारण था? तो इस समय जो 1901 से 1921 के बीच के समय को अगर हम देखते हैं तो इस समय में भारत के अंदर बहुत बड़ी महामारी, जैसे वर्तमान में महामारी चल रही है वैसे वैसे इसी समय में भी एक बहुत बड़ी महामारी हुई। बहुत अकाल और अन्न का अभाव, इन तीनों के कारण, महामारी, अकाल और अन्न के अभाव के कारण भारत की जनसंख्या में वृद्धि बहुत मंद गति से हुई। इस प्रकार से पहला जो काल था वो मंद जनसंख्या वृद्धि काल था 1901 से 1921 में। उसमें जनसंख्या की वृद्धि 0.27% थी और जनसंख्या 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हुई। और इसमें एक काल आया 1911 से 1921, इन 10 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि दर रही। उसका क्या कारण था? जन्म दर 49 से घटकर 48 हो गया, मृत्यु दर 43 से बढ़कर 47 हो गई और जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण था महामारी, अन्न का अभाव होना और अकाल पड़ना। इसी प्रकार हम दूसरे काल में जाते हैं तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल में जाते हैं। कौन सा काल है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल में जाते हैं तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि कौन सी है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि है 1921 से लगा के 1921 से 1951, 1921 से 1951 के काल को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल के रूप में जाना जाता है। इस समय जनसंख्या की नहीं तो अधिक वृद्धि हुई, नहीं जनसंख्या की कमी हुई, इसलिए इसमें जनसंख्या स्थिर रही। इसकी अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो इसमें जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि, इसमें अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि 1.45% इसमें जनसंख्या वृद्धि रही। कितनी रही? 1.45% इसमें जनसंख्या वृद्धि रही। 1.45% जनसंख्या वृद्धि रही। इसके अंदर जिस प्रकार से 1911 और 21 में एक नकारात्मक वृद्धि दर रहा, उसी प्रकार इसमें भी एक काल आता है 1921। इसको महान जनांकीय विभाजन काल माना जाता है। कौन सा है? 1921। इसको महान जनांकीय विभाजन काल माना जाता है। इसको महान जनांकीय विभाजन काल क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण? इसको महान जनांकीय विभाजन काल इसलिए माना जाता है कि 1921 में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही, यानी जो 1921 की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 0.31% माइनस में रही। इस समय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? जनसंख्या वृद्धि घट करके 0.31% कम हो गई। इस 0.31% की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण इसको महान जनांकीय विभाजन काल के रूप में जाना जाता है। अब भारत की जनसंख्या के बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमने जैसे कहा इसमें 25.13 करोड़ जनसंख्या थी, तो इसमें 25.13 करोड़ जनसंख्या से बढ़कर के इसमें 36.11 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। 25.13 करोड़ से बढ़कर 36.11 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। 1921 से 1951 के बीच में 25.13 करोड़ से जनसंख्या बढ़कर 36.11 करोड़ जनसंख्या हो जाती है और ये जनसंख्या इसमें लगभग 11 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। और इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण होता है
जो 1901 और 1921 के बीच में जो अकाल, अन्न का अभाव और महामारी फैली थी, उस अकाल, अन्न के अभाव और महामारी में नियंत्रण स्थापित हो जाता है, उनको नियंत्रित कर देते हैं, अन्न के अभाव को नियंत्रित कर देते हैं, महामारी को नियंत्रित कर देते हैं और अकाल को नियंत्रित कर देते हैं। इस कारण से जो जनसंख्या वृद्धि इसमें नकारात्मक रही, इसमें हल्की सी जनसंख्या वृद्धि होने शुरू हो जाती है। सिर्फ इस वर्ष के काल में 1921 ऐसा काल आता है जिसमें जनसंख्या वृद्धि माइनस में चली जाती है और ये ऋणात्मक हो जाती है, ये -0.31% जनसंख्या वृद्धि होती है इस काल के अंतर्गत। इसलिए इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल के रूप में जाना जाता है। तो इस काल को एक बार देखते हैं। स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल 1921 से 1951 तक स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है और जनसंख्या वृद्धि इसमें 1.45% जनसंख्या वृद्धि होती है। 1921 को महान जनांकीय विभाजन काल माना जाता है क्योंकि 1921 में जनसंख्या वृद्धि है वो नकारात्मक हो जाती है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही होती है उसमें इसमें -0.31% वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या का घटना प्रारंभ हो जाता है, माइनस में जनसंख्या हो जाती है इसमें। इसी प्रकार इस पूरी 1921 से लेकर के 1951 तक 25.13 करोड़ से बढ़कर 36.11 करोड़ जनसंख्या हो जाती है और इस पूरे वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि है इस पूरी अवधि में 11 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि के काल के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगर अगला आता है तीसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं तीव्र जनसंख्या काल। तीव्र जनसंख्या काल, तीव्र जनसंख्या काल। इस तीव्र जनसंख्या काल को अगर देखते हैं तो ये है 1951 से लगा के 1951 से 1981 तक। इस काल को तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल माना जाता है। इस काल को तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल क्यों माना जाता है? जिस प्रकार से 1921 महान जनांकीय विभाजन काल था, यानी प्रथम जनांकीय विभाजन काल था, इसी प्रकार 1951 है, 1951 वो द्वितीय जनांकीय विभाजन काल है। 1951 है वो द्वितीय जनांकीय विभाजन काल। इसमें 1921 था, इसमें भी 1951 में भी जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि होती है। अगर हम देखते हैं 1941 के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि थी 1941 में जनसंख्या वृद्धि 1941 में जनसंख्या वृद्धि थी वो 14.22% थी, 14.22% थी। ये जनसंख्या वृद्धि घट करके 1951 में जनसंख्या वृद्धि 1951 में ये जनसंख्या वृद्धि घट करके 13.4% हो जाती है। 13.4% लगभग हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। तो ये जो ऋणात्मक जनसंख्या यानी जनसंख्या माइनस में हो गई, इसमें 14.22 से बढ़कर 13 पॉइंट हो गई, तो वो क्या हो गई? माइनस में हो गई। इसकी लगभग जनसंख्या वृद्धि माइनस में 0.91 जनसंख्या वृद्धि लगभग माइनस में हो जाती है। 0.91% जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि हुई है कमी, उसको द्वितीय जनसंख्या विभाजन के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार इस काल में
जो जनसंख्या वृद्धि होती है पूरे काल के अंतर्गत, हम अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं 1951 से लगा करके अगर हम 1981 तक के काल में अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो इस पूरे काल में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। और इस समय जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो 2.2% जनसंख्या वृद्धि होती है। 2.2% जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत कितनी होती है? 2.2% जनसंख्या वृद्धि होती है। और देश की जो जनसंख्या लगभग 32 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसमें हो जाती है। और जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है वो 1961 और 71 के बीच में होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1961 और 71 के मध्य होती है। इस समय जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है वो लगभग 24.8% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। 24.8% सर्वाधिक वृद्धि होती है। 1961 और 71 इन 10 वर्षों के बीच में 24.8% सर्वाधिक वृद्धि दर मानी जाती है। अब इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर का क्या कारण है? इस पूरे 10 वर्षों में, 10 दशकों में 24.8% जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इस 24.8% जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है मृत्यु दर में गिरावट आना। इसका प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में गिरावट आना, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी कितनी आती है? इस 1961 से लगा के 1971 के मध्य में जो मृत्यु दर में कमी आती है, उस मृत्यु दर में कमी कितनी आती है? 27 प्रति हजार मृत्यु दर से घट करके 27 प्रति हजार मृत्यु दर से घट करके 15 प्रति हजार मृत्यु दर हो जाती है। 15 प्रति हजार मृत्यु दर हो जाती है। मृत्यु दर में कमी आती है, 27 प्रति हजार से घट करके 15 प्रति हजार मृत्यु दर हो जाती है। मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है और इस काल को जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर काल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहला हमने जनसंख्या का मंद जनसंख्या वृद्धि काल पढ़ा, दूसरा जनसंख्या का स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर काल पढ़ा, तीसरा जनसंख्या का तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर काल पढ़ा। मंद जनसंख्या वृद्धि दर काल 1901 से 1921 के बीच में है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर काल 1921 से 1951 के मध्य और तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल 1951 से 1981 के मध्य माना जाता है। मंद जनसंख्या वृद्धि दर काल में 0.27% जनसंख्या वृद्धि होती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल में 1.45% जनसंख्या वृद्धि होती है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल में 2.2% जनसंख्या वृद्धि होती है। मंद जनसंख्या वृद्धि काल में 1911 और 1921 के मध्य नकारात्मक वृद्धि दर होती है। इसका प्रमुख कारण था जन्म दर में कमी आना, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि में भी एक मान जनांक के विभाजन काल आता है जो 1921 में होती है। इसको मान जनांक के विभाजन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि माइनस में हो जाती है, -0.31% हो जाता है। इसी प्रकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल के अंतर्गत भी देखते हैं तो 1951 से 81 के बीच में इसमें भी 1961 और 1971 में 24.8% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। इसका प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी आ जाती है। मृत्यु दर थी जो 27 प्रति हजार मृत्यु दर थी वो घट करके 15 प्रति हजार मृत्यु दर हो जाती है। इसलिए मृत्यु दर में कमी आते ही जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाती है। इस प्रकार से हमने इस 3 काल को पढ़ा। एक और काल है घटती वृद्धि दर काल जो हम आगे पढ़ाते हैं, घटती मृत्यु दर काल। इसको क्या कहेंगे? घटती मृत्यु दर काल। घटती मृत्यु दर काल क्या है? घटती मृत्यु दर काल के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो घटती मृत्यु दर काल, घटती मृत्यु दर काल
घटती मृत्यु दर काल, इस काल को भी अलग भागों में विभाजित किया है। ये काल आपके चौथा काल आता है घटती वृद्धि काल, घटती वृद्धि काल। इस घटती वृद्धि दर काल, घटती वृद्धि दर लिख दो, घटती वृद्धि दर काल। इस घटती वृद्धि दर काल ये 1981 से लगा के 2011 तक के काल को माना जाता है। 1981 से लगा करके 2011 के काल को घटती वृद्धि दर काल माना जाता है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जैसे 1981 से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जनसंख्या घटती हुई क्रम में आएगी, इसलिए इसको घटती वृद्धि दर काल के रूप में जाना जाता है। हम देखते हैं कि 1981 के अंतर्गत 1981 में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर हो रही थी। 1981 तक जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर हो रही थी, लेकिन 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में कमी आ जाती है। 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में कमी। 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में कमी आ जाती है। इस जन्म दर में कमी होने के कारण जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आ जाती है। तो 1981 से 91 के बीच में अगर जन्म दर को देखते हैं तो 1981 में जो जन्म दर 38 शिशु प्रति हजार थी, 38 शिशु प्रति हजार, 1981 में 38 शिशु प्रति हजार जन्म दर थी। 1981 में 38 शिशु प्रति हजार जन्म दर थी, तो वो 1991 में घट करके 30 शिशु प्रति हजार जन्म दर हो जाती है। 30 शिशु प्रति हजार जन्म दर हो जाती है। इस प्रकार से जन्म दर में कमी आ जाती है, और जन्म दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या की वृद्धि में भी कमी आने लग जाती है। आगे हम बढ़ते हैं 1981 के बाद में। 1981 से 1991 में जो जनसंख्या की वृद्धि दर हुई, 1981 से 1991 के काल में जो जनसंख्या की वृद्धि दर हुई वो सिर्फ 2.14% थी। 1981 से 1991 में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि घातीय वृद्धि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घातीय वृद्धि। जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि, औसत वार्षिक घातीय वृद्धि, औसत वार्षिक यानी एक वर्ष की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि। इस समय 1981 से 1991 में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि थी, वो औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2.14% थी। कितनी थी? 2.14% थी। 2.14% थी। 2.14%। और उसके आगे हम अगर देखते हैं तो 1981 से 91 के बाद में जो 2.14% जनसंख्या वृद्धि थी, वो जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य देखते हैं। 2001 में जनसंख्या वृद्धि 2.14 से घटकर
1.95 हो जाती है, 1.95% हो जाती है, अर्थात जनसंख्या में कमी हो रही है। जो 1981 से 91 में 2.14 थी वो घट करके 1.95% हो जाती है। इसी प्रकार 2001 से देखते हैं, 2001 से 2011 के मध्य अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं, 2011 के मध्य अगर जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो 1.95% से घट करके 1.64% ये जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, 1.64% ये जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से 1981 में जनसंख्या वृद्धि 2.14 थी, 1981 से 91 के मध्य 2.14 थी, 1991 से 2001 के मध्य 1.95% हो गई और 2001 से 2011 में 1.64% हो गई, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर है वो घट रही है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर है वो घट रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर घटने का दो कारण होता है, एक जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में कमी, उन दोनों के कारण से ही जनसंख्या में वृद्धि की गिरावट आती है। तो अगर हम 1981 में अगर देखते हैं, 1981 में जो जन्म दर हमने देखी, 1981 में अगर जन्म दर हमने देखी है तो 1981 में 38 प्रति हजार शिशु जन्म दर थी। 1981 में जन्म दर हमने देखी कितनी थी? 38 प्रति हजार शिशु, 38 प्रति हजार शिशु था 1981 में। तो ये 1981 से ये घट करके अगर हम 2001 में 1981 से 91 में देखते हैं तो 30 शिशु प्रति हजार जन्म दर थी, और ये 1981 से 2001 में अगर इसको देखते हैं, 2001 में जन्म दर को देखते हैं, जन्म दर, तो ये घट करके 26 शिशु प्रति हजार हो जाती है, 26 प्रति हजार शिशु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जन्म दर में कमी आती है, और जन्म दर में कमी आने के कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आने लगती है। इसी प्रकार मृत्यु दर को अगर हम देखते हैं, मृत्यु दर, तो मृत्यु दर में भी देखते हैं तो मृत्यु दर जो 15 प्रति हजार से घट करके 15 प्रति हजार से घटकर 8 प्रति हजार हो जाती है, 8 प्रति हजार। 8 क्या है? शिशु है, 8 प्रति हजार शिशु हो जाती है। तो इस प्रकार 1981 से 2011 के दौरान में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। कमी आने के कारण ये जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आने लग जाती है। और इसका एक और कारण है, इस समय लोगों की बुद्धि, अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं, लोगों की बुद्धि में विकास हो जाता है, जिसके कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने लग जाते हैं। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के कारण इसमें जनसंख्या की ह्रास प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या के किसमें? ह्रास प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या की ह्रास प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। इस ह्रास प्रवृत्ति की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि समय को देखते हुए छोटा परिवार अच्छा परिवार माना जाता है, इसलिए जन्म दर में कमी हो जाती है। और इस समय चिकित्सा सुविधा भी बढ़ जाती है। चिकित्सा सुविधा बढ़ने के कारण, वैज्ञानिक तकनीकी बढ़ने के कारण मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो मृत्यु का भी भय कम हो जाता है, तो वो अपने परिवार को छोटा रखना पसंद करते हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाते हैं। उस परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के कारण जन्म दर गिरती हुई नजर आती है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का ये चौथा काल है, जिसको बोलते हैं घटती वृद्धि दर काल। ये घटती वृद्धि दर काल है वो 1981 से लगा के 2011 तक के काल को घटती वृद्धि दर काल के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर। तो 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में कमी आती है। 1981 के समय उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होती है, जो हमने पढ़ा था, इससे तीसरा काल पढ़ा था हमने, वो तीसरा काल पढ़ा 1951 से 1981 तक तीव्र वृद्धि दर काल होता है। तो 1981 में उच्च वृद्धि दर काल माना जाता है। 1981 के उच्च वृद्धि दर काल के बाद में
धीरे धीरे जनसंख्या में परिवर्तन होता है और जनसंख्या में निम्न वृद्धि दर काल माना जाता है। तो 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में कमी आती है। जो 1981 में 38 शिशु प्रति हजार जन्म दर थी, वो घटकर के 1991 में 30 शिशु प्रति हजार जन्म दर हो जाती है। उसके कारण से 1981 से 1991 के मध्य में जो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी वो 2.14% हो जाती है और 1991 से 2001 में 1.95% हो जाती है और 2001 से 2011 में 1.64% जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। 1981 में जन्म दर 38 प्रति हजार शिशु दर थी, वो 2001 में घटकर के 26 प्रति हजार शिशु दर हो जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आती है, 15 प्रति हजार से घटकर के 8 प्रति हजार मृत्यु दर हो जाती है। इस कारण से जनसंख्या की ह्रास प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगती है और जनसंख्या घटने की ओर वृद्धि दर तो होती है लेकिन घटती हुई वृद्धि दर जनसंख्या होती है। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का अध्याय पूरा हुआ और इसको आप ध्यान से पढ़ें। यह आपकी कंपटीशन के लिए भी इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। जो हम पटवारी की परीक्षा या कोई भी परीक्षा देते हैं, जो भी परीक्षा देते हैं कंपटीशन की, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के बारे में एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। और इस वर्ष जो कंपटीशन होने वाले उसमें तो आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। इसका क्या कारण है? 2021 में नई जनसंख्या की गणना होगी क्योंकि हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनसंख्या की गणना होती है। जो 2011 में हो गई तो 10 वर्ष के बाद में 2021 आता है, तो 2021 आने वाला है, उसमें जनसंख्या में जो गणना होगी उसमें जनसंख्या के आंकड़ों में परिवर्तन होगा। तो आपके इस कंपटीशन के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसको ध्यान रखते हुए जो आप चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो अगला जो आपकी टॉपिक आने वाला है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और उस टॉपिक को आप आराम से देख सकेंगे। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को अच्छा बनाएं। धन्यवाद।